जय श्री कृष्ण मित्रों। शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष बाय सुनील में आपका स्वागत है। ये दोनों हमारे चैनल चल रहे हैं। इसमें आपको मैं ज्योतिष संबंधी संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। चाहे ज्योतिष गणना है, फलादेश करना है, ग्रह गोचर है, मुहूर्त निकालना है, विवाह विचारना है, ज्योतिष संबंधी संपूर्ण जानकारी आपको दी जा रही है। यदि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी है, संतान संबंधी है, रोजगार संबंधी है, पत्नी संबंधी है या आर्थिक संबंधी कोई दिक्कत है, शत्रुओं से कोई परेशानी है, इससे संबंधी कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, हमारा मोबाइल नंबर हर वीडियो में चलता ही रहता है। वही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, उससे भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं और संपूर्ण जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण मित्रों, ज्योतिष भाई सुनील में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गणना में सिखाऊंगा, जैसे आपको मैंने सिखा दिया गणना में कुंडली आप लोग कैसे बनाएंगे, लग्न कैसे करेंगे, दशम साधन कैसे करेंगे। उसमें एक टॉपिक आता है उपग्रह साधन का। तो उपग्रह का आप लोग कैसे साधन करेंगे और उपग्रहों का कुंडली में फल क्या होता है, आज हम इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो आप लोग जो जो ज्योतिष सीख रहे हो उनके लिए अनिवार्य है कि आप खाली कुंडली से ही आप फलित करते रहेंगे तो कभी कभी आप ये देखते हैं कि कुंडली तो सही चल रही है, गोचर ग्रह भी सही चल रही है, फिर भी जो फल मिलना चाहिए वो फल नहीं मिल रहा है। कारण क्या है? तो कारण आपको पता नहीं होता है। उसका कारण होता है कि अप्रकाशित जो ग्रह हैं सभी ग्रहों के, उनका फल हमको नहीं मिलता। तो वो कैसे निकाली जाए, उसका कैसे साधन आप करोगे, कैसे देखोगे, आज हम इसी के बारे में आपको जानकारी देंगे। जैसे उपग्रह का साधन करना, स्पष्ट करना, उपग्रह का स्पष्ट करना और उसका फलादेश, ये चीज हम आपको सिखाएंगे। एक उदाहरण हमने ले रखा है 13 जनवरी 69 रात्रि 9 बजे का। उसका जो सूर्य स्पष्ट है उस दिन का 8 राशि 29 अंश, ये 53 कला और 26 बिकला, ये तो है क्या है, ये स्पष्ट सूर्य है उस दिन का। कुंडली मैंने कई जगह आप लोगों को दिखा रखी, सिंह लग्न की कुंडली है। ग्रहों की स्थिति मैंने आपको कई जगह ये स्पष्ट कर रखा, कई उदाहरण में ये कुंडली आप नोट कर लेना। अब हमको साधन करना है। पहले अप्रकाशित ग्रह कौन सी होती है? पहली अप्रकाशित ग्रह होती है, चाहे उपग्रह को हो चाहे अप्रकाशित ग्रह भी कहते हैं, धूम। अब जैसे उसका नाम है धूम, तो धूम नाम का जो स्पष्ट करना है, धूम निकालना है, तो कैसे निकालोगे कि जो आपका सूर्य स्पष्ट है उसमें 4 राशि 13 अंश 20 कला आप जोड़ दोगे तो आपका धूम निकल आएगा। तो जोड़िए, जो स्पष्ट सूर्य था उसमें हमने 4 राशि 13 अंश 20 कला जोड़ा, 26 के 26 और 53 20, ये 3 के 3 हो गए, 5 2 7, 60 निकल जाएंगे तो 13 बचेगा। ये हो गया, एक हासिल आ गया 30 हो गया, ये 13 के 13 अंश हो गए, 8 4 12, 8 4 12, जो 12 से ज्यादा कोई राशि हो तो वहां आप 12 घटा सकते हो, तो 12 राशि में घटा दी, यहाँ से जो आया था उधर, यहाँ से हमारा एक बढ़ गया था वो हमने लिख दिया था। 1 राशि 13 अंश इतने कला, ये हमारा धूम स्पष्ट हो गया। फिर क्या करना है, जो आगे जो हमें निकालना है दूसरा होता है, धूम के बाद आता है व्ययपात योग। यानी व्ययपात कैसे निकालेंगे, इसका साधन क्या करना है? तो व्ययपात साधन करने के लिए 12 राशि में से आप ये धूम को घटा दोगे तो आपका व्ययपात निकल आएगा। तो 12 राशि हमने सीधे लिख दी, 12 राशि, उसमें से धूम का मान 1 राशि 13 अंश 13 कला 26 बिकला, ये हमने इसमें से घटा दिया। तो यहाँ से एक उदाहरण जो 60 हो जाएगा, 60 में से 26 जाएगा 34, यहाँ आपका बचेगा 59 यानी 59, 59 में से 13 गया तो 46, ये आपका बचा 29, क्योंकि 3 एक यहाँ हासिल ले गए हो तो 29 बचा, 29 में से 13 गया तो आपका 16 बचा और 11 में से गया 10। तो ये 10 राशि 10 राशि और 16 अंश 46 कला 34 बिकला, ये क्या आ गया, व्ययपात योग। व्ययपात ये आपका निकल गया, ये आपका व्ययपात हो गया। अब व्ययपात के बाद अगला जो अप्रकाशित ग्रह है वो है परिवेश। परिवेश को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा व्ययपात है, व्ययपात योग में आप अगर 6 राशि जोड़ देते हैं तो आपका परिवेश निकल आएगा। तो इसमें हमने 6 राशि जोड़ दी, तो 10 6 16, और 16 में से जब आप 12 राशि घटा दोगे, 12 राशि से ज्यादा तो 12 राशि से घटा दोगे, तो 10 6 16, तो 16 में से हमने 12 राशि घटा दी, बचा 4, तो 4 राशि 16 अंश 46 कला
34 बिकला, ये परिवेश, परिवेश को परिधि भी बोलते हैं, ध्यान रखना कि परिवेश को कहीं कहीं परिधि लिखा रहता है, तो आप डाउट मत रहना, इसलिए मैंने इसके दोनों नाम लिख दिए। यानी परिवेश को परिधि भी कहा जाता है। अगला आ गया इंद्रधनु। 12 राशि में से आप जो है परिवेश को यानी परिधि को घटा दीजिए, तो आपका क्या मान निकल आएगा, वो इंद्रधनु यानी चाप का मान निकल आएगा। तो हमने 12 राशि में से ये जो हमारा परिवेश का मान है वो हमने घटा दिया, तो 60 में से 34 गया 26, 59 में से 46 निकल जाएंगे 13, 29 में से यहाँ 29 बचेगा, 29 में से 16 जाएगा 13, और 11 में से 4 गया 7, यानी 7 राशि 13 अंश 13 कला 26 ये विकला, ये हमारा क्या मान निकल गया, ये इंद्रधनु का मान आया, यानी चाप का ये आपका मान निकल जाएगा, ये चाप का मान हो गया। अगला टॉपिक है निकालते हैं, अगला जो अप्रकाशित ग्रह है वो है उपकेतु। उपकेतु कैसे निकालेंगे आप, उपकेतु में क्या करना है कि जो आपका चाप का मान है उसमें 16 अंश और 40 विकला जोड़ देंगे तो आपका उपकेतु निकल आएगा। तो हमने देखो इसमें जोड़ दिया है, जो हमारा इंद्रधनु चाप के मान में 16 अंश और 40 ये विकला हमने इसमें जोड़ दिए, तो 26 का 26, 40 13 43, 16 13 29 और 7 3 7, यानी 7 राशि 29 अंश, 7 राशि 29 अंश, 7 राशि 29 अंश 53 कला और 26 ये विकला, ये क्या है गया उपकेतु। उपकेतु को शिखी भी कहते हैं, जैसे इंद्रधनु को चाप कहते हैं, परिवेश को परिधि कहते हैं, तो इस तरह से इनके नाम भी वो एक ही बात है, लेकिन इनका ध्यान रखना, नाम आपको हमेशा याद रहने चाहिए, भाई चाहे किसी ने कुछ लिख दिया आप भ्रम में पड़ जाए। और जो आपका उपकेतु है अगर आप उसमें एक राशि जोड़ देते हैं तो आपका स्पष्ट सूर्य निकल गया। स्पष्ट सूर्य कौन सा, जो हमने यहाँ शुरुआत करी थी, वही आपका स्पष्ट सूर्य का मान आ जाएगा। अगर कहीं गणना में कोई गलती होती है तो आपका वो मान नहीं निकलेगा। हमने इसको एक राशि इसमें जोड़ दी, 26 के 26, 53 का 53, 29 का 29, 7 1 8। अब चेक करो, 8 राशि 29 अंश 29 अंश 53 कला 53 कला 26 बिकला 26 बिकला, स्पष्ट सूर्य आपका सेम वही आ जाना चाहिए, तब तो समझ लेना कि आपकी जो गणना है वो सही है। तो हमने क्या क्या निकाला इसमें, धूम का मान, वैद्यपात, प्रवेश, चाप धनु और उपकेतु शिखा का मान, ये पांचों चीजें हमने निकाली। इसको हम कुंडली में उसी तरह लिख लेंगे, जैसे है स्पष्ट सूर्य को बताया था मैंने कि एक राशि व्यतीत होने के बाद दूसरी राशि चल रही है, तो ये वृष राशि हो गई। धूम किसमें गया, वृष राशि में, हमने वृष राशि में धूम लिख दिया। इसी तरह अपन व्यतपात को देखो, यानी 10 राशि व्यतीत हो गई, मकर राशि व्यतीत, कुंभ राशि चल रही है, तो ये कुंभ राशि हमने व्यतपात को कहा दिया, कुंभ राशि में व्यतपात हमने लिख दिया। परिवेश को देखो, परिवेश क्या है, 4 राशि व्यतीत होकर के अगली राशि चल रही है, यानी 4 राशि कर व्यतीत हो गए, सिंह चल रही है, तो सिंह में यानी 5 में परिवेश, ये 5 में हमने ये परिवेश लिख दिया। इस तरह से आप भी लिख लेना, जब कुंडली बनाओ तो इस तरह लिखना, सुन ध्यान रखना चाहिए आपको। इंद्रधनु जो चाप है उसकी क्या क्या मान आया था, 7 13, यानी वृश्चिक का हो गया, तो ये चाप किस में लिख दिया, इंद्रधनु को हमने लिख दिया, ये वृश्चिक में, ये वृश्चिक का मान था, वृश्चिक में लिख दिया। इसके बाद उपकेतु, उपकेतु का भी 7 29 है, ये भी वृश्चिक में ही जा रहा है, वृश्चिक राशि में 7 राशि के बाद है, तो उपकेतु हमने वृश्चिक राशि में लिख दिया। तो इस तरह हमने जो चीज जो हमने मान निकाला उसको कुंडली में उसी प्रकार से रख दिया। अब आप पूछोगे गुरुजी इसका हमें उपयोग क्या है, तो आपने जैसे कुंडली बनाई, जैसे हम फलित करते हैं, ग्रहों का फल करते हैं, वैसे इनका फलित होता है। जैसे ये परिवेश है, अगर परिवेश किसी की कुंडली में, अब नोट ये सूत्र मैंने लिख दिए हैं, आप ध्यान रखना। धूम क्या करता है, सभी कार्यों का विनाश करता है, हर काम में बाधा डालता है, अड़चन डालता है। अगर ये सूर्य के साथ योग बना देते हैं ये लोग, तो क्या वंश का नाश करेंगे, चंद्रमा के साथ करेंगे तो आयु का हरण करेंगे, लग्न में बैठ जाते हैं तो ज्ञान का नाश करते हैं। ये इन अप्रकाशित ग्रहों की स्थिति है। लेकिन इनका जो गोचर होता है वो कैसे फल देता है, किन भाव में हो, क्या फल देंगे बता देता हूँ। धूम जो है अगर वो लग्न में बैठा हुआ हो, तीसरे हो, छठे हो, 9वें हो, 10वें, 11वें, तो ये शुभ फल देगा। लेकिन ये धूम अगर दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 12वें भाव में है तो अशुभ फल देगा। नेक्स्ट समझ लो, व्यतपात का क्या है कि तीसरे, छठे, 9वें, 10वें, 11वें में है तो शुभ फल देगा। यही व्यतपात अगर एक में, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 12वें भाव में है तो शुभ फल देगा। परिवेश का नोट कर लीजिए, परिवेश का इसी तरह है,
कि प्रथम भाव में, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, आठवें, नौवें, 10वें भाव में ये शुभ फल देगा। केवल 7वें और 12वें भाव में ये अशुभ फल देता है। चाप जो है, चाप को समझ लीजिए कि पहले में, दूसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, 9वें, 10वें भाव में शुभ फल देगा और केवल तीसरे, 8वें, 12वें भाव में शुभ फल देता है। सिक्की जो है वो केतु जो आपका है वो प्रथम भाव में, दूसरे, चौथे, पांचवें, 9वें, 10वें, 11वें शुभ फल देगा और तीसरे, छठे, सातवें, 8वें, 12वें भाव में अशुभ फल देगा। अब हम कर देख लेते हैं कि ये तो मैंने सूत्र लिख दिया, अब इनका प्रयोग क्या है। अब जैसे हमने देखा परिवेश यहाँ कहाँ लग्न में है, परिवेश देखा अपने लग्न में है तो क्या है, शुभ फल देगा। यहाँ परिवेश जो बैठा लग्न में, यहाँ परिवेश शुभ फल नहीं देगा। दूसरा देखिए, चौथे भाव में इंद्रधनु है, चाप है, चाप कहाँ बैठा है, चौथे भाव में। चौथा भाव क्या है, शुभ होता है। चौथे भाव में यहाँ इंद्रधनु बैठा है तो इसका मतलब ये शुभ फल दे रहा है। उपकेतु सिक्खी जो है चौथे भाव में है, ये देखो सिक्खी जो है चौथे भाव में है तो शुभ फल दे रहा है। यहाँ इंद्रधनु भी शुभ फल दे रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, उसके बाद आ गया व्यतिपात। व्यतिपात कहा गया है कि अगर सप्तम भाव में, ये सप्तम भाव में अशुभ फल दे रहा है, जो ये व्यतिपात जो है यहाँ पर ये अशुभ फल दे रहा है। यहाँ केवल एक ही जो है व्यतिपात है, ये अशुभ फल दे रहा है, बाकी शुभ फल दे। धूम का क्या है, धूम को चेक कर लो। धूम बैठा है दसम भाव में, दसम भाव 1, 3, 6, 9, 10, 11 में अगर धूम हो तो शुभ फल देगा, तो धूम भी शुभ फल दे रहा है। तो इस तरह जो अप्रकाशित ग्रह है, चाहे वो परिवेश है, इंद्रधनु है, वो केतु हुआ, धूम हुआ, ये शुभ फल दे रहे हैं। केवल ये व्यतिपात जो है जो बन रहा है, ये अप्रकाशित ग्रह यहाँ पर अशुभ फल देगा। तो इस तरह से आपको कुंडली में, जो कुंडली आप लोग सीख रहे हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं, उनके लिए इसका भी ज्ञान होना अनिवार्य है कि आप प्रकाशित जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, वो अपना कैसे आप साधन करोगे, कैसे निकालोगे, कुंडली में कैसे आप उसको लिखेंगे और उनका फलित कैसे देखोगे, ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। तो इस तरह से आप शुभ फल भी अप्रकाशित ग्रहों का कह सकते हैं। अगर आप लोग कहोगे गुरुजी पूर्ण रूप से बताइए कि सभी का अलग अलग फल बता दीजिए, तो मैं अलग अलग भाव के द्वारा भी पूरा फल लिख दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं मुझे। लेकिन जो सूक्ष्म रूप से मैंने आपको बता दिया किस तरह से आप लोग इसका साधन करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।